हेलो एवरीवन, इंडियाज़ अफेयर्स बाय दिवस द्विवेदी चैनल में आप सभी का स्वागत है, जहां पर हम यूके पीसीएस के जो करंट अफेयर्स हैं उसको यहां पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। खास तौर पर हम प्रयास कर रहे हैं कि 50 ऐसे एमसीक्यूज देखें मंथ वाइज जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। उस दिशा में ये हमारा प्रयास है और ये जो फाइल है आपकी मार्च की है। मार्च के जो करंट अफेयर्स वेरियस वेबसाइट में मैगजीन में आए हैं उसका एमसीक्यू आपको यहाँ पे मिलेगा और यह फाइल आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल में जाके। टेलीग्राम चैनल का नाम यही है और इसे आप सर्च कर सकते हैं। तो बात करते हैं आज के पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न बात कर रहे हैं कैंपा का पूर्ण रूप क्या है। कैंपा फंड का एक तरह से फंड है, उसका पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है, अगर आप जाने तो कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन मैनेजमेंट प्लानिंग अथॉरिटी, प्रतिपूरक वनीकरण प्रबंधन योजना प्राधिकरण। अब इसका ये नाम है। अब है क्या, अगर इसके बारे में थोड़ा सा आप जानो तो 2004 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इसे कैंपा का गठन किया गया था और इसे 2016 में एक्ट के द्वारा इसे शक्तियां प्रदान की गई या तो इसे मान्यता दी गई। बाद में 2018 से यह लागू होता है। यह क्यों लागू किया गया कि जो विकास की बहुत सारी परियोजनाएं चलती हैं उन परियोजनाओं में वनों का नुकसान होता है, वनों की हानि होती है और उस वनों की हानि की जो मॉनेटरी टर्म में वैल्यू होती है उसको कंपनसेटरी फंड के रूप में उस कंपनी को देना पड़ेगा जिसकी वजह से वन की हानि हुई है। तो एक तरह से कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन हो सके और उस फंड का यूज किस में किया जाएगा? वनीकरण की करने में। सपोज करिए कोई कंपनी ए है और उसकी वजह से 100 एकड़ के आसपास वनों की हानि हुई और ये जो पैसा है जो उसकी मॉनेटरी कॉस्ट है उसे कैंपा फंड में वो रखेगा, कैंपा फंड में, और इस फंड से क्या किया जाएगा, कहीं अन्यत्र कहीं अन्य जगह वनीकरण भी किया जाएगा। अब कैंपा के दो स्टेज होते हैं बेसिकली। पहला देखोगे आप नेशनल लेवल पर होता है, राष्ट्रीय। दूसरा होता है स्टेट। तो नेशनल व स्टेट दो फंड होते हैं कैंपा के, दोनों को आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसका पर्पज वही होता है, एक तो कंपनसेटरी फॉरेस्टेशन करना, जैव विविधता के संरक्षण प्रयास करना, वन भूमि की सुरक्षा करना। और अगर देखो तो अब तक लगभग 60,000 करोड़ रुपए के आसपास इसमें फंड अधिक जमा हो चुके हैं। इस राशि में 90% राज्य सरकार और 10% केंद्र सरकार को मिलता है। तो 90% किसको? राज्य सरकार को यहाँ पर मिलता है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। अब ये तो थोड़ा सा हुआ, इसका फुल फॉर्म हमने देख लिया। अगले प्रश्न की तरफ चर्चा करें। अगले प्रश्न में क्या दिया गया है इसके बारे में थोड़ा सा देखें। प्रश्न बात करें कि 2025 की शुरुआत में उत्तराखंड सरकार द्वारा कितने मदरसों को सील किया गया है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? 52, 136, 70 या 500। तो इसका सही आंसर होगा सी। उत्तराखंड सरकार ने अवैध पंजीकृत बिना अनुमति वाले चल रहे 170 मदरसों को सील किया। यह कार्यवाही शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से यहाँ पे की गई है। यह अभियान अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय व जिला प्रशासन के सहयोग से यहाँ पे किया गया। तो ऐसा नहीं कि इसे मतलब कि रैंडमली कर दिया गया। तो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय जिला प्रशासन के सहयोग से अपंजीकृत स्थानों पर यह किया गया है। प्रश्न क्रमांक 3 बात कर रहा है उत्तराखंड की पहली नैनो फैब्रिकेशन सुविधा किस स्थान में स्थापित की है। तो किसने स्थापित की है? इसका सही आंसर क्या? सही आंसर होगा IIT रुड़की। IIT रुड़की ने उत्तराखंड की पहली नैनो फैब्रिकेशन सुविधा स्थापित की है, जो हाई टेक्नोलॉजी वाले नैनो उपकरण जो होते हैं, सेंसर्स होते हैं, माइक्रोचिप्स होते हैं, उसके निर्माण में क्या है इसका उपयोग होगा। इसमें क्लीन रूम हो चाहे इवन लिथोग्राफी हो, इसकी सुविधा में इसको यहाँ पे मदद मिलेगी। और ये मेक इन इंडिया आत्मनिर्भर भारत जो पहल है उसका एक तरह से ये पार्ट है। प्रश्न क्रमांक 4 बात कर रहा है लखपति दीदी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो लखपति दीदी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका सही आंसर होगा बी, ग्रामीण महिलाओं को उद्यमिता के माध्यम से सशक्त बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है। इसका पर्पज बेसिकली यह है कि महिलाओं को स्वरोजगार का बढ़ावा मिले, प्रशिक्षण का बढ़ावा मिले, बैंकिंग सहायता मिले, जिससे उन्हें 1 लाख या उससे अधिक वार्षिक आय प्राप्त हो सके। वो ऐसी सक्षम हो जाए कि साल में 1 लाख रुपए कम से कम कमा ले। योजना के अंतर्गत जो SHG हैं, जो महिला हेल्प ग्रुप्स होते हैं, महिला स्वयं सहायता समूह होते हैं, उनको भी सशक्त यहाँ पे किया जा रहा है। और यहाँ पे टारगेट ये है कि 10 लाख के आसपास जो महिला दीदी हैं, लखपति दीदी बनाने का यहाँ पे पर्पज है। और इसमें कृषि हो, पशुपालन, सिलाई, खाद्य प्रसंस्करण, विभिन्न क्षेत्रों को यहाँ पे इसमें शामिल किया गया है। प्रश्न क्रमांक 5 बात कर रहा है प्रधानमंत्री मोदी ने 6 मार्च 2025 को कहाँ पूजा अर्चना शुरू की, कहाँ पूजा अर्चना की। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा इसका मुखवा गाँव जो है गंगोत्री धाम की शीतकालीन गद्दी स्थल है ये शीतकालीन, जहाँ गंगोत्री देवी की प्रतिमा सर्दियों में लाई जाती है। और PM मोदी ने यहाँ पूजा कर गंगा आरती में भाग लिया। अब ये जो गांव है किस जिले में पड़ता है? ये गांव पड़ता है उत्तरकाशी में। उत्तरकाशी में कौन सा गांव पड़ता है? मुखवा, जिसके बारे में हमने यहाँ पर देखा है। और यह 4 धाम यात्रा के जो पारंपरिक महत्व से भी जुड़ा हुआ है। इस संबंध में यहाँ पे प्रश्न था तो हमने यहाँ पर देख लिया।
प्रश्न क्रमांक 6 यहाँ पे बात करेगा उत्तराखंड में 2 रोपवे परियोजना किस परियोजना के अंतर्गत मंजूरी यहाँ पे मिली है। इसका सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा पर्वतमाला परियोजना। पर्वतमाला परियोजना के बारे में आपको पता हो या ना पता हो, मैं इसके बाद थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। पर्वतमाला परियोजना केंद्र सरकार की एक ऐसी पहल है जिसमें जो पहाड़ी राज्य हैं उनमें रोपवे प्रणाली को विकसित किया जाएगा, तो पहाड़ी राज्यों को यहाँ पे शामिल किया जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो योजना के अंतर्गत यातायात है, पर्यटन है, धार्मिक यात्रा, सबको सुगम बनाने का प्रयास बेसिकली यहाँ पे होना है। देहरादून, मसूरी, अन्य जो उत्तराखंड में बड़े स्थान है यहाँ पे उनको जोड़ा जाएगा। यह योजना गति शक्ति के जो मास्टर प्लान है उसमें भी यहाँ पे पार्ट है। इसके अलावा सागरमाला प्रोजेक्ट के बारे में आपको पता है, पोर्ट जो सिटीज़ है उसको कनेक्ट करने की दिशा में, जैसे अगर भारत है इसका जो पोर्ट सिटीज़ को कनेक्ट करने की दिशा में आप ये प्रयास यहाँ पे रोडवे के थ्रू। तो भारतमाला प्रोजेक्ट के बारे में आपने सुना होगा। प्रश्न क्रमांक 7 2025 में उत्तराखंड कैबिनेट द्वारा स्वीकृत पेंशन योजना का नाम क्या है। तो क्या है पेंशन योजना का नाम, इस पेंशन योजना का नाम है एकीकृत पेंशन योजना। यह योजना विशेष श्रेणी में जो कर्मचारी हैं एक ही ढांचे में सामान्य पेंशन लाभ देने के लिए इसे शुरू किया गया है। इसमें पुरानी और नई पेंशन योजना को मिलाकर एक ढांचा बनाया गया है और जिससे पर्पज यह है कि जो पारदर्शिता रखी जा सके, पेंशन में समानता सुनिश्चित हो सके। प्रश्न क्रमांक 8 उत्तराखंड में अवैध पेड़ों की कटाई को लेकर किन्हीं अधिकारियों की उपस्थिति किस न्यायाधिकरण ने मांगी है, इसके बारे में यहाँ पे प्रश्न है। तो प्रश्न ऑप्शन क्या है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय हरित आयोग। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा राष्ट्रीय हरित आयोग। आपका टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैं गलत जो ऑप्शन उसको यहाँ पे नहीं पढ़ रहा हूँ। तो इसका सही आंसर है राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण। उत्तराखंड वन क्षेत्र में जो अवैध कटाई चल रही थी उस मामले को लेकर एनजीटी ने क्या किया, अधिकारियों की व्यक्तिगत उपस्थिति मांगी और जवाबदेही भी तय करने की बात यहाँ पे की है। इस संबंध में आपको देखना है। एनजीटी की स्थापना 2010 में हुई थी। जो पर्यावरण संबंधी जो मामले हैं, इसके अलावा जो वन संरक्षण अधिनियम 1980 है, वन अधिनियम है, इसके अलावा जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है, इसके अलावा बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 है, उन सभी के संबंध में जो कार्रवाई है, निर्णय है, एनजीटी यहाँ पे लेता है। प्रश्न क्रमांक 9 बात कर रहा है 2025 में कि जिले में हिमस्खलन की बड़ी घटना हुई जिसमें मजदूर फंस गए। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा चमोली। चमोली जिले में एक निर्माण परियोजना के दौरान हिमस्खलन की घटना हुई जिसमें कई मजदूर यहाँ फंस गए थे। राहत बचाव अभियान भी यहाँ पे बाद में चलाया गया था। इससे पहले जोशीमठ में भी ऐसी घटना हुई थी। हालांकि उत्तरकाशी में भी अगर देखें तो एक कोई गांव में ये घटना हुई थी जो अप्रैल करंट अफेयर्स में से कवर किया गया है। प्रश्न क्रमांक 10 उत्तराखंड में लागू समान नागरिक संहिता यूसीसी का उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य क्या है, विभिन्न धर्मों में समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास है। अगर हम यूसीसी की बात करें तो संविधान का अनुच्छेद 40, 44 डीपीएसपी नीति निर्देशिका तो बात करता है किसकी, कि समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए। इसमें सभी देश के जो नागरिक हैं उनमें विवाह संबंधी जो कानून है, उत्तराधिकार के बारे में जो कानून है, इसके लिए जो गोद लेने संबंधी कानून है, संपत्ति संबंधी मामले में सभी में समान कानून होना चाहिए। ये यहाँ पे पर्पज है किसका, समान नागरिक संहिता का। फिर प्रश्न क्रमांक 11 बात करेंगे उत्तराखंड वन विभाग द्वारा कैंपा निधियों का कितना प्रतिशत कथित रूप से दुरुपयोग किया गया, उसके बारे में यहाँ पे पूछा गया है। तो इसका लगभग 1.8% यहाँ पे कथित तौर पर दुरुपयोग किया गया। या जो धनराशि है ना, अप्रासंगिक मदों में खर्च की गई, भ्रष्टाचार संबंधी शिकायत सामने आई कि ऐसा यहाँ पे हुआ है। इसके अलावा प्रश्न क्रमांक 12 आईआईटी रुड़की ने नैनो फैब्रिकेशन सुविधा की स्थापना के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की भागीदारी की। तो यहाँ पे ताइवान की सहयोग की भागीदारी की है। ताइवान जिसके बारे में जाना जाता है कि सेमीकंडक्टर्स है, मोबाइल यूनिट्स है, चिप्स है, इसको बनाने में अत्यधिक योगदान इसका रहता है। इस संबंध में यहाँ पे जो भागीदारी आईआईटी रुड़की ने यहाँ पे सुनिश्चित की है। इसके अलावा अगला प्रश्न बात कर रहा है गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक रोपवे परियोजना पूंजी लागत क्या है। तो इसकी क्या पूंजी लागत, इसकी पूंजी लागत है 2730 करोड़ रुपए। यह परियोजना अगर हम बात करें श्रद्धालु पर्यटकों के लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगी और इसकी कुल लंबाई 12.4 किलोमीटर है। जो 12 घंटे की जो यात्रा थी उसको घटाकर यहाँ पे आप देखोगे 45 मिनट में इसे कर दिया गया, 45 मिनट में कर दिया गया है। रोजगार को बढ़ावा, पर्यटन को बढ़ावा इससे वैसे भी मिलने की संभावना है। प्रश्न क्रमांक 14 उत्तराखंड में एकीकृत पेंशन योजना कब से लागू की जानी है। तो प्रश्न क्रमांक 14 का सही आंसर क्या होगा, 1 अप्रैल 2025। तो 1 अप्रैल 2025 को यह योजना लागू किए जाने की संभावना यहाँ पर है। इसके अलावा प्रश्न क्रमांक 15 उत्तराखंड में अवैध पेड़ कटान के कारण एनजीटी को हस्तक्षेप करना पड़ा, यह किस जिले में हुआ। तो किस जिले में हुआ, ऊधम सिंह नगर में यह हुआ है, ऊधम सिंह नगर में। ठीक है, अगर हम बात करें तो यह संगठित जो अवैध कटाई चल रही थी उसके खिलाफ जो शिकायतें मिली थी उसके बाद एनजीटी ने यहाँ पे सख्त रुख अपनाया है। एनजीटी वन अधिकारियों की व्यक्तिगत उपस्थिति को भी मांग यहाँ पे की। तो उधमपुर जिले से यह बात संबंधित है। फिर उत्तराखंड में कई मदरसों को सील करने का मुख्य कारण क्या बताया गया है। तो अनाधिकृत जो निर्माण है वो इसका मूल कारण यहाँ पे बताया गया है। हमने इसके बारे में भी देख लिया है। फिर यहाँ पे बात करेंगे आईआईटी रुड़की ने नैनो फैब्रिकेशन सुविधा को किस विभाग द्वारा वित्त पोषित किया गया है। तो ये जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा इसे यहाँ पर क्या किया गया है,
सहायता यहाँ पे दी गई है। यहाँ पे जो पर्पज है मेक इन इंडिया का, स्टार्टअप इंडिया का, उसको सुनिश्चित किया जा सके और स्वदेशी जो सेमीकंडक्टर है उसका निर्माण हो सके। इस संबंध में यह जो फंडिंग यहाँ पे विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा की गई है। 18 प्रश्न, लखपति दीदी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्रामीण महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रशिक्षण माध्यम से सशक्त बनाना इसका उद्देश्य है। इसके अलावा प्रश्न क्रमांक 19, माँ गंगा के शीतकालीन गद्दी स्थल किस मंदिर को माना जाता है? तो ये मुखबा को माना जाता है। यहाँ मोदी जी ने भी यात्रा की थी और यहाँ पूजा अर्चना भी की 2025 में ही। फिर गोविंद घाट में हेमकुंड साहिब तक रोपवे परियोजना किस मॉडल के अंतर्गत ली गई है? तो किस मॉडल के अंतर्गत ली गई है? यहाँ पर DBFOT मॉडल के अंतर्गत ली गई। देखिए इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे मॉडल होते हैं, जैसे इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट मॉडल होता है, बिल्ट ऑपरेशन ट्रांसफर मॉडल होता है, PPP मॉडल होता है। इसी तरह से एक मॉडल होता है DBFOT। DBFOT का मतलब होता है डिजाइन, बिल्ड, फाइनेंस, ऑपरेट एंड ट्रांसफर। इस मॉडल के तहत क्या होता है, निजी क्षेत्र जो होती है परियोजना को डिजाइन करती है, उसको बनाती है, उसको फंडिंग करती है, ऑपरेट करती है और बाद में ट्रांसफर कर देती है, अर्थात संस्था को ट्रांसफर कर देती है, किसको? सरकार को। तो लास्ट में क्या करती है, बना के, बिल्ड करके, फिनेंस करके उसको ट्रांसफर कर देती है सरकार को। ठीक है, और इसमें BGF की पॉसिबिलिटी भी होती है, बायोबिलिटी गैप फंडिंग की भी संभावना यहाँ पे होती है, क्योंकि कभी कभी ये प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं कि हो सकता है इकोनॉमिकली वाइबल ना हो, लेकिन यहाँ पे लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे पर्यटकों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 21, उत्तराखंड में एकीकृत पेंशन योजना के अंतर्गत पूर्ण पेंशन लाभ के लिए न्यूनतम सेवा अवधि कितनी होनी चाहिए? तो इसका सही आंसर क्या? 25 वर्ष होनी चाहिए। उत्तराखंड में कैंपा निधियों के दुरुपयोग को किस स्थान में उजागर किया गया है? 22वां प्रश्न है। तो इसका ऑप्शन है यहाँ पे नीति आयोग, नियंत्रक लेखा मानक परीक्षक। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कैग होगा इसका सही आंसर। कैग इसका सही आंसर होगा। इसके संबंध में अगर आप देखोगे तो आप पाओगे जो कैंपा निधि है उसमें 1.5% के आसपास जो फंड गया था, जो फंड कहीं ना कहीं मिसयूज हुआ, उस संबंध में जो रिपोर्ट आई कैग की उससे पता चला है कि 1.8% फंड का यहाँ पे मिसयूज हुआ है। फिर गोविंदपुरा होमकुंड जो है रोपवे, उसकी परियोजना की लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई 12.4 किलोमीटर है। यह भारत की सबसे लंबी रोपवे परियोजना है में से एक है। ठीक है, अगर हम बात करें और किस तरह से फंडिंग में बनाई जा रही है, तो ये DBFOT फंडिंग के अंतर्गत ये बनाई जा रही है। इसके अलावा अगला प्रश्न बात करेगा, उधम सिंह नगर में अवैध वृक्ष कटान से संबंधित मामला किस गांव में हुआ? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा चांदपुर। उधम सिंह नगर जिले में चांदपुर गांव में अवैध वृक्ष कटान का मामला सामने आया था, जिसमें NGT ने क्या किया था, सख्त संज्ञान लिया था और कैंपा फंड की भी जांच यहाँ पे हुई थी। तो पर्यावरणीय नियमों की जो अवहेलना, उस संबंध में यहाँ पर प्रश्न था। UCC लागू होने के बाद पहले 110 दिनों में कितने लिव इन रिलेशनशिप पंजीकृत हुए हैं? तो 28 लिव इन रिलेशनशिप यहाँ पंजीकृत हुए हैं। यह भारत का पहला राज्य बना है जिसने लिव इन रिलेशनशिप का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया। कौन सा? उत्तराखंड। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है UP PCS में भी आ सकता है, अन्य राज्यों में भी ये क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है, उत्तराखंड के अलावा भी। प्रश्न क्रमांक 26, पर्वतमाला परियोजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो पर्वतमाला परियोजना का प्राथमिक उद्देश्य है रोप वे का विकास। यह केंद्र सरकार की एक परियोजना है जो पहाड़ी क्षेत्रों में, ऐसे राज्यों में खासतौर पर जो सीमावर्ती राज्य पहाड़ी क्षेत्र हैं, वहाँ पे ये परियोजना शुरू की गई है। प्रश्न क्रमांक 27, उत्तराखंड का वह जिला कौन सा है जहाँ IIT नैनो फैब्रिकेशन की सुविधा स्थापित की है? तो वह रुड़की है, जहाँ पे IIT ने नैनो फैब्रिकेशन सुविधा स्थापित की है। इसके अलावा प्रश्न क्रमांक 28, सरकारी अनुमान के अनुसार उत्तराखंड में कितने मदरसे बिना पंजीकरण के चल रहे हैं? तो यहाँ पर आप देखोगे 500 मदरसे हैं जो यहाँ पे बिना पंजीकरण के चल रहे हैं। फिर प्रश्न क्रमांक 29 बात करेगा, भगवान केदारनाथ का शीतकालीन गद्दी स्थल। तो भगवान केदारनाथ का कौन सा है? ऊखीमठ है। और गंगोत्री के संबंध में हमने मुखबा देखा था, लेकिन यहाँ पर क्या होगा? ऊखीमठ होगा भगवान केदारनाथ का। शीत ऋतु में केदारनाथ बंद हो जाता है और ओंकारेश्वर मंदिर में विशेष पूजा होती है इसकी यहाँ पर। ठीक है, ऊखीमठ में भी एक ओंकारेश्वर मंदिर, एक मध्य प्रदेश में है जो ज्योतिर्लिंग है, एक ऊखीमठ में भी ओंकारेश्वर मंदिर है। प्रश्न क्रमांक 30, उत्तराखंड में विद्या समीक्षा केंद्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य विद्यालय प्रदर्शन की निगरानी व सुधार करना, ऑप्शन बी। प्रश्न क्रमांक 31, रूपसिया बगर क्षेत्र कौन सी जल विद्युत परियोजना विकसित की जा रही है? तो प्रश्न क्रमांक 31 का सही आंसर क्या होगा? बी, सिरकारी भ्योल रूपसिया व बगर जल विद्युत परियोजना। फिर प्रश्न क्रमांक 32, 2025 में विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया गया है? तो 6 मई को मनाया गया विश्व अस्थमा दिवस। प्रश्न क्रमांक 33, उत्तराखंड में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान हाथियों की आबादी के लिए जाना जाता है? तो हाथियों की आबादी के लिए कौन सा जाना जाता है? राजा जी राष्ट्रीय उद्यान क्या है, किसके लिए जाना जाता है? यहाँ पे हाथियों की आबादी के लिए जाना जाता है, जो देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी जिले में फैला हुआ है। कहाँ कहाँ? देहरादून, हरिद्वार व पौड़ी जिले में ये फैला हुआ है। प्रश्न क्रमांक 34, 2025 में निर्धारित पुष्कर कुंभ मेले का क्या महत्व है? तो इसका क्या महत्व है आपको यहाँ पे बताना है। इसका सही आंसर क्या? सही आंसर होगा बी, 12 वर्ष के अंतराल के बाद यह मेला लगता है, इसका यहाँ पे महत्व है।
इसके अलावा प्रश्न क्रमांक 35, पंच केदार में कौन सा मंदिर सबसे ऊंचाई पर स्थित है? तो पंच केदार में तुंगनाथ मंदिर है जो सबसे ऊंचाई पर स्थित है। इसके बारे में आपको यहाँ पे जाना है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें प्रश्न क्रमांक 36 की सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम सांख्यिकीय रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य जन्म व मृत्यु दर पर नजर रखना। इसका आंसर होगा बी। 2025 में उत्तराखंड के किस जिले में एक बड़ी हिमस्खलन की घटना घटी? तो चमोली में 2025 में एक हिमस्खलन की बड़ी घटना यहाँ पे घटी है। उत्तराखंड में स्वीकृत एकीकृत पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? हमने देखा था यहाँ पे कि सरकारी कर्मचारियों के लिए एक समान पेंशन प्रणाली लागू हो, यह यहाँ पे इसका मुख्य उद्देश्य है। इसके अलावा प्रश्न क्रमांक 38, पर्यावरण संरक्षण संबंधी चिंताओं के संबंध में किस संगठन उत्तराखंड अधिकारी को तलब किया है? तो यहाँ पर नया डालनी यहाँ पर, तो एनजीटी ने क्या किया? यहाँ पे तलब किया है। लखपति दीदी योजना के बारे में हमने देखा कि महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए है। फिर भगवान केदारनाथ गद्दी स्थल हमने उखीमठ के बारे में देखा था, और विद्या समीक्षा केंद्र के बारे में हमने देखा। इसका मुख्य कार्य क्या है? शैक्षिक परिणामों की निगरानी करना। फिर रूपसिया बगर क्षेत्र के बारे में हमने देखा, इसके बारे में हमने देख लिया कि सरकारी भ्योल रूपसिया जल विद्युत परियोजना से संबंधित है। 2025 में विश्व अस्थमा दिवस 6 मई को मनाया गया है, ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। फिर अंतिम चरण में चल रहे हैं जहाँ पे हमने राजाजी राष्ट्रीय उद्यान के बारे में देखे, हाथियों के संबंध में। फिर पुष्कर कुंभ मेले के बीच में कितने वर्षों का अंतर होता है? तो पुष्कर कुंभ मेले में 12 वर्षों का अंतर होता है। और यहाँ पर हमने ये तुंगनाथ पंच केदार में से कौन सा मंदिर सबसे ऊंचाई पर है? तुंगनाथ, इसके बारे में हमने यहाँ पर देख लिया, यह भी क्वेश्चन हमने यहाँ पर देख लिया था। 49वां प्रश्न, 2025 में किस जिले में बड़ी हिमस्खलन घटना? चमोली में, ये आपको पता है। और ये एकीकृत पेंशन भी सरकारी विभाग के लिए समान पेंशन योजना है। तो इस तरह से हमने सारे प्रश्न देख लिए यहाँ पे 50। तो इस डिस्कशन में कितना ही, फिर आप अप्रैल, मई, जून, बाकी जो भी इंपॉर्टेंट महीने उनके करंट अफेयर आप यहाँ पे आसानी से देख सकते हैं।